नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, पूछा कितने मुकदमे हुए दर्ज और कितनों में दिलाई सजा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र का, भाजपा ने बेरोजगारों के हाथ में थमा दिया घंटा, अब इसको बजाते रहो। सामना में शिवसेना ने किया मोदी सरकार पर अटैक। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों ने बुलाई महापंचायत, लाखों किसान जुटने की है उम्मीद। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का, ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ, बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव का हो गया है ऐलान। और इसी के साथ खबर में 5वीं बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा को उसी की रणनीति से घेरने की कोशिश में है कांग्रेस, और उत्तराखंड में भाजपा को चुनाव में लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सभी चुनावों में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो दोस्तों इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय जवान जय किसान। दोस्तों, वो करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई से सवाल और लगाई फटकार, पूछ लिया कि कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितनों में सजा दिलाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से कई अहम सवाल पूछे हैं। एक केस में 542 दिन बाद भी सीबीआई के किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्षमता का विश्लेषण करने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने एजेंसी द्वारा केस दर्ज करने और उसमें प्रक्रियागत लापरवाही के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सीबीआई जांच के बाद भी कम आरोपियों को मिल रही है सजा, और इसी के साथ सजा की दर भी लगातार घटती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सवाल करने का फैसला किया है। जस्टिस संजय कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने सीबीआई निदेशक को उन मामलों की संख्या पेश करने का निर्देश दिया है जिनमें एजेंसी निचली अदालतों और हाईकोर्ट में अभियुक्तों को दोषी ठहराने में सफल रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि निचली अदालतों और हाईकोर्ट में कितने ट्रायल लंबित हैं और कितने समय से लंबित हैं। अदालत ने यह भी पूछ दिया कि निदेशक कानूनी कार्यवाही के लिए विभाग को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीबीआई के लिए केवल मामला दर्ज करना और जांच करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि अभियोजन सफलतापूर्वक किया जाए। अदालत ने पहले की सुनवाई में कहा था कि कर्तव्यों को निभाने में घोर लापरवाही की एक गाथा है, जिसके परिणाम स्वरूप अदालतों में मामले दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई है। सीबीआई की ओर से पेश हुए ASG संजय जैन ने दलील दी कि भारत जैसी प्रतिकूल मुकदमेबाजी प्रणाली में मुकदमेबाजी में सफलता दर को दक्षता निर्धारित करने वाले कारकों में से एक माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को लगाई है बड़ी फटकार और पूछ ली है कुछ तीखे सवाल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रहा है। भाजपा ने बेरोजगारों के हाथ में घंटा थमा दिया है, अब उसको बजाते रहो। जी हाँ दोस्तों, सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार पर किया है अटैक। 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की GDP की ग्रोथ 20% से ज्यादा बताई थी। यानी भाजपा की ओर से दावा किया गया कि PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंचा दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस दावे का खंडन किया गया और बढ़ती हुई बेरोजगारी की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई। सामना संपादकीय में संजय राउत ने लिखा है कि युवाओं के हाथों में काम चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के हाथों में घंटा दिया। बजाते रहो, मंदिर खोलने की मांग करते रहो। अगर घंटा बजाकर बेरोजगारी का राक्षस मर रहा है, तो देश के उद्योग मंत्रालय को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दरवाजे पर अब घंटा लगाकर रोजगार पैदा करने की दलान खोलनी चाहिए। सामना संपादकीय में दावा किया गया है कि अगस्त महीने में कई लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ग्रामीण भागों में बेरोजगारी ने कहर बरपाया है। सामना संपादकीय में बेरोजगारी बढ़ने के 2 अहम कारण नोटबंदी और लॉकडाउन को बताया गया है। संजय राउत ने लिखा है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिखाए गए अच्छे दिन की भयावह तस्वीर सामने आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले देश की GDP की गुलाबी तस्वीर पेश की थी। उस गुलाब के कांटे अब चुभ रहे हैं और पंखुड़ियां गिरने लगी हैं। मोदी सरकार ने जो गैर जिम्मेदार तरीके से नोटबंदी देश पर थोपी, उस नोटबंदी से ढही अर्थव्यवस्था के नीचे 2-1 करोड़ रोजगार कुचल गए, और इसके बाद कोरोना व लॉकडाउन आया। इस काल में भी उतने ही लोगों ने रोजगार गंवाया। व्यापार, उद्योग, व्यवसाय को ताले लग गए, लेकिन जिन्होंने इस समय में रोजगार गंवाया, जो बेकार हो गए, उनका क्या इंतजाम किया। आगे संपादकीय में लिखा गया कि मोदी सरकार को 7 साल हुए और इस काल में देश में नया निवेश कितना हुआ, कितने विदेशी निवेश आए, उससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिली,
कितने नए रोजगार सृजित हुए, इसकी जानकारी सरकार ने कभी नहीं दी। 7 साल में गरीब और ज्यादा गरीब हो गए, मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय भी गरीब हुए। रोजगार पैदा करने वाले, नौकरी देने वाले कई उद्यमी कंगाल हो गए हैं या देश छोड़कर अबोध चले गए हैं। सामना संपादकीय में सवाल किया गया कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचकर नुकसान तो भरा जा रहा है, सरकार फंड तो जुटा रही है, लेकिन क्या इससे जो रोजगार प्रभावित हो रहा है उसके लिए सरकार के पास कोई योजना है? देश में सबसे बड़े उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इनमें से अधिकतर उद्योगों को बेचकर सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। उससे अर्थव्यवस्था को जीवन दान मिलेगा, लेकिन क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? इसके अलावा सड़क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट निजी उद्यमियों को किराए पर देकर सरकार पैसा कमाने में जुटी है। मतलब देश की संपत्ति किराए पर देकर उस पर मजा करने की योजना है। ये मजेदार है, लेकिन कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि नौकरी की समस्या कैसे हल होगी। तो दोस्तों, संजय सिंह ने अपने संपादकीय सामना में जबरदस्त बैंड बजाई है मोदी सरकार की नीतियों की। अगर आप भी उनका समर्थन करते हैं तो दोस्तों इसी वक्त वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों ने बुलाई महापंचायत, लाखों किसान जुटने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस महापंचायत में लाखों किसान जुटेंगे और इससे भी बड़ी बात यह होगी कि इस महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा कर्नाटक और सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से भी किसानों की जत्थे आने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी किसानों के जत्थे पहुंचे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर की पंचायत को किसान और मजदूर अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। महापंचायत में कितने लोग पहुंचेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि संख्या की बात छोड़ो, मुजफ्फरनगर की पंचायत ऐतिहासिक होगी। बता दें कि पूरे देश में घूम रहे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन शुरू होने के बाद अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं गए हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि उन्होंने बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का प्रण ले रखा है, इसीलिए वो आंदोलन शुरू होने के बाद आज तक मुजफ्फरनगर जनपद की सीमा में नहीं गए। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर वो रविवार को मुजफ्फरनगर में बुलाई गई महापंचायत में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अपने घर नहीं जाएंगे। इस महापंचायत को एक खास बात इसमें यह भी होगी कि अपने बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत के साथ भी किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत पहली बार मंच साझा करेंगे। 5 सितंबर की किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर के सबसे बड़े मैदान में होगी। दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन में हो सकता है बेहद बड़ा ऐलान। दोस्तों, क्या होगी पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता हो गया है साफ। बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव का हो गया है ऐलान। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की खाली पड़ी विधानसभा सीटों में से 3 और उड़ीसा की 1 सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया। बंगाल में भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं उड़ीसा की पिपली सीट पर भी उपचुनाव कराया जा रहा है। इन सीटों पर आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री बने रहने का रास्ता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साफ हो गया है और अब विधानसभा वो पहुंचेंगी। 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को उसी की रणनीति से घेरने की कोशिश में कांग्रेस पहले कुमाऊं पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भाजपा जिस रणनीति के जरिए सत्ता वापसी के प्रयास में है, कांग्रेस ने उसी रणनीति से ही भाजपा को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने कुमाऊं से परिवर्तन यात्रा सीएम के गढ़ से शुरू कर दी। 4 दिन की ये यात्रा केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट के संसदीय क्षेत्र में रखी गई है। भाजपा ने कुछ समय पहले कुमाऊं पर फोकस बढ़ाया है। चिंतन शिविर में भाजपा हाईकमान के प्रतिनिधि भी पहुंचे। इसके बाद भाजपा ने सीएम पद पर बदलाव करते हुए कुमाऊं से सीएम बनाया और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से लोकसभा पहुंचे अजय भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। इन बदलावों को मैदान और पहाड़ को साधने की कोशिश के साथ ही कुमाऊं में किसान आंदोलन के गढ़ तराई में अपनी पैठ को मजबूत करने के तौर पर देखा गया। दोस्तों,
भारतीय जनता पार्टी को उसी के शब्दों में, उसी की भाषा में जवाब देगी कांग्रेस। और यहाँ पर उत्तराखंड में चुनावी। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।